हाय हिस्टोरियंस, आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोज यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का थीम नंबर 5 जिसका नाम है चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन को पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे कि रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यूरोप के अंदर कौन कौन से चेंजेस हुए और उन चेंजेस का चर्च की अथॉरिटी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बात कुछ ऐसी है कि 14th सेंचुरी की शुरुआत से लेकर अगर मैं 17th सेंचुरी के एंड तक की बात करूं तो हमें यूरोप के अंदर इमरजेंस देखने को मिलता है टाउन्स का इमरजेंस देखने को मिलता है। ये तो हुआ पहला पॉइंट। और इन टाउन्स में जो लोग रह रहे हैं वो अब अपने आप को सुपीरियर समझने लगे इन कंपैरिजन टू रूरल पीपल। और टाउन्स में भी हमें जो राइज देखने को मिलता है वो बेसिकली तीन टाउन्स हैं इटली के। पहला है फ्लोरेंस, फिर है वेनिस और है रोम। अब इन तीनों में ऐसा क्या खास था जो हम इन्हें अलग से देख रहे हैं। तो दरअसल ये तीनों टाउन्स 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग बने रहते हैं। अब आर्ट से क्या मतलब है। दरअसल 14th सेंचुरी यूरोप की हिस्ट्री में सेंटर पॉइंट है। 14th सेंचुरी से पहले जो जो चीजें हुई उसे हम डार्क एज के अंडर कंसीडर करते हैं, क्योंकि 14th सेंचुरी से पहले कुछ चेंजेस हुए ही नहीं। जब कुछ होगा ही नहीं तो हम उसे डार्क एज तो बोलेंगे। और 14th सेंचुरी के बाद के दौर को हम पीरियड ऑफ रेनेसो बोलते हैं। अब ये जो रेनेसो वर्ड है इसका मतलब है रीबर्थ, रीबोर्न या फिर पुनर्जन्म। अब इस दौर में मतलब 14th सेंचुरी के बाद के दौर में हमें देखने को मिलता है इटली के कई शहरों में कि अब आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पर ध्यान दिया जाने लगा है। बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स को बनाया जाने लगा है। आर्किटेक्चर कैसे, क्योंकि अब 14th सेंचुरी तक रोमन एम्पायर का तो फॉल हो चुका है। अब जब रोमन एम्पायर का फॉल हो चुका है तो जो रोमन एम्पायर की आर्किटेक्चर या फिर जो उसकी ग्लोरी थी उसको पोप या फिर क्लर्जीमैन रिवाइव करना चाह रहे हैं। और वो अब इन्वेस्टमेंट करेंगे स्किल्ड लेबर या फिर आर्किटेक्ट्स को हायर करने में, ताकि वो क्लासिकल रोमन एम्पायर जैसा ही दोबारा आर्किटेक्चर क्रिएट कर सके। इस वजह से हम यहाँ पर इन तीन शहरों को सेंटर ऑफ आर्ट बोल रहे हैं। और सेंटर ऑफ लर्निंग से मेरा मतलब है कि अब 14th सेंचुरी तक आते आते हमें इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलता है। अब अगर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस होगा तो ध्यान से समझिए, जब पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो एक पोप या फिर एक मोंक बना रही है एक कॉपी एक दिन में। और वही जब इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो वो मशीन एक दिन में हजारों कॉपीज बना रही है। जब ज्यादा कॉपीज होंगी तो ज्यादा जो सप्लाई है वो भी बढ़ेगी। और जब सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी तो लोग इंफॉर्मेशन ज्यादा लेंगे। तो इस एरा को हम लर्निंग एरा भी बोलते हैं इटालियन सिटीज के अंदर। उसके बाद अब न सिर्फ इतना ही, अब हमें देखने को मिलता है कि 14th सेंचुरी के बाद जो चर्च की अथॉरिटी चल रही थी अब वो धूमिल होती जा रही है। चर्च ने अपना एक व्यू दिया था जिसका नाम है अर्थ सेंट्रिक बिलीफ, जिसमें चर्च ने कहा था कि अर्थ जो है वो सेंटर में है एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। न सिर्फ इतना ही, चर्च ने कहा कि अर्थ तो सेंटर में है ही, पर अर्थ के अंदर भी जो मेडिटेरेनियन सी है वो पूरे वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है। और अर्थ जो है रोटेट नहीं कर रही, अर्थ के अराउंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रहे हैं, पर अर्थ जो है खुद की एक्सिस पर रोटेट नहीं कर रही जैसा आज हम देखते हैं। अर्थ स्टैटिक है। और चर्च से जब लोगों ने पूछा कि अर्थ स्टैटिक क्यों है तो चर्च ने कहा क्योंकि कि तुम लोगों ने इतने पाप कर दिए हैं कि तुम्हारे पाप के बोझ की वजह से अर्थ अपनी जगह पर अब स्टैटिक हो गई, वो रोटेट भी नहीं कर पा रही। तो ऐसे जो व्यूज चर्च ने दिए थे 14th सेंचुरी तक आते आते साइंटिस्ट ने उन व्यूज को नकारना शुरू कर दिया। और एक इसी थ्योरी को अर्थ सेंट्रिक व्यू जो चर्च ने दिया था इसको अपोज करते हुए साइंटिस्ट ने एक नया व्यू दिया जिसका नाम है हीलियोसेंट्रिक व्यू। इसे हम आने वाले टॉपिक में कवर करेंगे जिसका नाम है कोपरनिकन रिवोल्यूशन, तो आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद अब ये सब तो ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमारे पास इस दौर की इतनी जानकारी है तो हमें वो मिलती कहाँ से है। तो अब जाहिर सी बात है, क्योंकि 14th सेंचुरी तक आते आते इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हो चुका है, तो जाहिर सी बात है जब इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ही हो गया तो हमें बल्क में मिलेंगे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स। और सेंटर ऑफ आर्ट और लर्निंग भी तो देखा हमने, तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद अब 19th सेंचुरी तक हिस्टोरियंस ने 14 से 17 सेंचुरी जो यूरोप में ये एरा चला है इसको रेनेसा बोला है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और रेनेसा का लिटरल मीनिंग है रीबर्थ या फिर रीबोर्न। अब रीबर्थ किस चीज का, कल्चरल चेंजेस का। दरअसल इस दौर में जो जो कल्चरल चेंजेस हुए उन सबको हमने इकट्ठा करा और बोला रेनेसो। उसके बाद अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, द व्यूज ऑफ बोथ द हिस्टोरियंस जैकब एंड रैंके आर कॉन्ट्राडिक्टरी, एक्सप्लेन हाउ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जैकब कौन है और रैंके कौन है और इनके व्यूज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं। तो ध्यान से समझिए, जो ये रैंके है ये टीचर है जैकब का। और ये रैंके जैकब को कहता है कि जो मेन कंसर्न रहता है एक हिस्टोरियन का वो ये रहना चाहिए कि उस जितनी भी गवर्नमेंट फाइल्स,
या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उन सबको स्टडी करना ही एक हिस्टोरियन का मेन कंसर्न है। पर जैकब ने अपने टीचर को क्वेश्चन करते हुए कहा कि न सिर्फ पॉलिटिक्स, न सिर्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पड़ी हुई फाइलें उनको स्टडी करना, बल्कि कल्चर को भी स्टडी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर जितना कि पॉलिटिक्स को। तो ये इनके व्यूज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थे। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। जब रोमन एम्पायर का फॉल हो गया, और रोमन एम्पायर में भी पर्टिकुलरली फर्स्ट किसका फॉल हुआ था, वेस्ट, हमने देखा था ना पिछले चैप्टर में कि रोमन एम्पायर दो भागों में डिवाइड था, पहला वेस्टर्न एम्पायर और दूसरा ईस्टर्न एम्पायर। तो रोमन एम्पायर के फॉल के अंदर भी सबसे पहले जो फॉल हुआ वो था वेस्टर्न पार्ट का। तो जब फॉल हो गया तो इटालियन सिटीज अचानक से रिवाइव कैसे कर गई, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले मुझे आप सोचिए कि क्या कारण रहा होगा, क्योंकि आपने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है। तब मैं बताती हूँ कि वेस्टर्न यूरोप जो है इमर्ज कर गया, रोमन एम्पायर का फॉल हो गया। अब कई सालों तक मतलब रोमन एम्पायर का फॉल होता गया, पर एक टाइम ऐसा आया कि रोमन एम्पायर का जो फॉल हो गया वो वेस्टर्न यूरोप का हिस्सा और ईस्टर्न यूरोप का हिस्सा वापस से रिवाइव करने लगे। अब मैं पहले आपको बताऊंगी कि वेस्टर्न यूरोप कैसे रिवाइव किया और उसके बाद ईस्टर्न यूरोप कैसे रिवाइव करा, और इन दोनों के रिवाइवल की वजह से इटालियन सिटीज कैसे रिवाइव कर गई। इस टॉपिक में बेसिकली हम ये देखेंगे। तो वेस्टर्न यूरोप रिवाइव कर गया क्योंकि इस रीजन में कौन थे, फ्यूडल लॉर्ड्स रह रहे थे और लैटिन चर्च की अथॉरिटी का कंट्रोल था। तो उन्होंने वेस्टर्न यूरोप के रिवाइवल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप रिवाइव कर गया क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल था रोमन एम्पायर के फॉल के बाद बाइजेंटियन एम्पायर का। न सिर्फ इतना ही, अब क्योंकि अरेबिक लैंड या फिर इस्लामिक लैंड का हमें इमरजेंस देखने को मिलता है रोमन एम्पायर के फॉल के बाद, और जो अरेबिक लैंड है या फिर इस्लामिक लैंड है उसके जो रिलेशंस थे या फिर डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट थे वो बहुत ज्यादा बढ़िया थे। किसके साथ, बाइजेंटियन या फिर जिसे हम ईस्टर्न यूरोप भी बोलते हैं उसके साथ। अब जब इनके रिलेशंस बढ़िया हैं, डिप्लोमेसी इनके बीच में बढ़िया है, तो ट्रेड तो होगा। और जब ईस्टर्न यूरोप या फिर इस्लामिक लैंड इन दोनों के बीच में ट्रेड होगा, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा जहां से ये दोनों का ट्रेड पास होगा वो है इटली। अब ध्यान से समझिए, इटली यहाँ पर स्ट्रेटेजिक लोकेशन को होल्ड करता है। इस वजह से जब ट्रेड दोनों के बीच में, दोनों कौन कौन, इस्लामिक लैंड और बाइजेंटाइन एम्पायर के बीच में ट्रेड होगा, तो इटली अपने आप ही फ्लरिश करेगा। न सिर्फ इतना ही, ईस्टर्न यूरोप का तो ट्रेड हुआ ही इस्लामिक लैंड के साथ, बल्कि जब वेस्टर्न यूरोप का भी ट्रेड होने लगा तो इटालियन सिटीज के अंदर अब पोर्ट्स डेवलप होना शुरू हो गए, क्योंकि पोर्ट्स की तो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे वेस्टर्न यूरोप के साथ ट्रेड हो रहा हो अरेबिक लैंड का या फिर ईस्टर्न यूरोप के साथ, बीच में तो इटली ही है। तो ये पहला पॉइंट हो गया इटली के रिवाइवल का। दूसरा पॉइंट ये है कि इटालियन सिटीज जैसे कि फ्लोरेंस और वेनिस अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर रिपब्लिक घोषित कर देती हैं, और वो कहती हैं कि हम किसी चर्च या फिर किसी अथॉरिटी के अंडर नहीं है। न सिर्फ इतना ही, इटली के अंदर भी अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो वेनिस और जेनेवा तगड़े तरीके से उभर कर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है इटली का रिवाइवल हो रहा है, हमने पहला पॉइंट देख लिया कि भाई उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, पर इटली के अंदर भी वेनिस और जो जेनोवा शहर है उनमें इतना क्या खास था जो वो रिवाइव कर गए। तो इसका रीजन ये है कि वेनिस और जेनोवा में क्लर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है, ना ही फ्यूडल लॉर्ड्स का। अगर फ्यूडल लॉर्ड्स और क्लर्जी का कंट्रोल होता तो वो अपने हिसाब से चीजें चलाते और शायद फिर वेनिस और जेनोवा उभर कर भी नहीं आ पाते। तो इनका कंट्रोल नहीं है, इस वजह से हमें इन सिटीज का रिवाइवल देखने को मिलता है। न सिर्फ इतना ही, अब जो इटालियन सिटीज हैं उसके अंदर हमने फोर्थ ऑर्डर का इमरजेंस देखने को मिला है। फोर्थ ऑर्डर में कौन कौन लोग आते हैं, जैसे मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। अब जब वो आ रहे हैं तो वो डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे ना, क्योंकि उनको पावर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई खास लेना देना नहीं है। तो वो चाहेंगे कि रूट लेवल पे लोगों का डेवलपमेंट हो, और इसी को देखते हुए जो वहां की आम जनता थी उसमें एक सिटीजनशिप की फीलिंग आने लगी या फिर नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी, जिसने रिवाइवल किया इटालियन सिटीज का। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं ना कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज। तो सबसे पहला स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिससे ट्रेड वगैरह हो रहा है तो इटालियन पोर्ट्स को डेवलप करना होगा। उसके बाद फ्लोरेंस और वेनिस जो है इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर रिपब्लिक है। उसके बाद वेनिस और जेनेवा हमें देखने को मिलता है इनका इमरजेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लर्जी या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल नहीं है। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर का राइज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म। अब ध्यान से समझिए,
ये मैं इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे 14th सेंचुरी के शुरुआत से लेकर 17th सेंचुरी के एंड तक। और ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें अब तक हम हिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, पर इस चैप्टर में हमें साइंटिफिक नॉलेज मिलेगी। तो हमारा ये जो टॉपिक है यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म, इसमें हम देखेंगे कि चर्च की अथॉरिटी कैसे साइडलाइन हो रही है धीरे धीरे। और एजुकेशन, हमने इंट्रोडक्शन में देखा था ना कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग बन रहे हैं। तो लर्निंग कैसे, आर्ट तो हम आगे देखेंगे पर लर्निंग हम यहाँ कंसिडर करके उसको समझ लेंगे। तो हमें यूनिवर्सिटीज का राइज देखने को मिलता है इटालियन सिटीज के अंदर। और जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी हुई इटालियन टाउन्स के अंदर वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ और बोलोगना। और अब ये जो यूनिवर्सिटीज है इनमें किस चीज की हमें स्टडी कराई जा रही है, तो वो है लीगल स्टडीज। अब लीगल स्टडीज क्यों, साइंस क्यों नहीं, या फिर लीगल स्टडीज में आता क्या है? तो लीगल स्टडीज में हम बेसिकली लॉ की स्टडी करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ देखिए ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये कहाँ रिवाइव कर रही है? इटालियन टाउन्स के अंदर। अब मैंने आपको अभी तो बताया कि रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज क्यों हुआ, क्योंकि इटली की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक है। अब जब लोकेशन स्ट्रेटेजिक होगी तो जाहिर सी बात है ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो कॉमर्स फ्लरिश करेगा ना वहां का। ये देखिए, कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी। अब जब कॉमर्स या फिर ट्रेड फ्लरिश करेगा, तो अगर मान लीजिए इटली जो है वेस्टर्न यूरोप जो है या फिर ईस्टर्न यूरोप जो है वो ट्रेड कर रहा है अरेबिक लैंड के साथ। अब जब ट्रेड होगा तो एग्रीमेंट तो साइन होंगे ना कि मैं तुम्हें इतनी इतनी चीजें दूंगा और उसके बदले में तुम्हें मुझे इतनी चीजें देनी होंगी। अब उस एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए हमें लिटरेट तो होना चाहिए ना। और जरूरी नहीं है कि वहां पर हर कोई लिटरेट हो। और फ्रॉड ना हो जाए कोई, ऐसी चीजों को रोकने के लिए हमें लॉ की जरूरत पड़ेगी या फिर लॉयर की जरूरत पड़ेगी जो दोनों का आपस में ट्रेड करवा सके। ठीक है, तो यहाँ से देखिए लो वॉज देयरफॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे ना कि यूनिवर्सिटीज जो थी इटालियन टाउन्स के अंदर, उनके अंदर हमें किस चीज की स्टडी करवाई जा रही थी? लीगल स्टडीज, जिसमें लॉज वगैरह आते हैं। अब लॉ की क्यों स्टडी करवाई जा रही है? क्योंकि वहां पर ट्रेड फ्लरिश कर रहा है। और ट्रेड फ्लरिश करेगा तो एक मतलब बीच में मीडिएटर की तो जरूरत पड़ेगी ना, जो दोनों के बीच में पॉसिबल करवा पाए और स्मूथली फंक्शन हो दोनों के बीच में। ओके, ये हो गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ और बोलोगना तो हमें देखने को मिलती है, पर आगे जाके हमें फ्लोरेंस जो कि एक मेन टाउन था इटली का, वहां पर एक न्यू यूनिवर्सिटी देखने को मिलती है जो कि नाम पड़ता है पेट्रार्क के ऊपर। अब ये पेट्रार्क क्या है, किसका नाम है? तो फ्रांचेस्को पेट्रार्क एक वो बंदा है जिसने ये कहा कि अगर तुम्हें सही मायने में रिवाइवल करना है अपने आइडियाज का, टाउन्स का नहीं आइडियाज का, या फिर सही मायने में ह्यूमैनिस्ट या फिर ह्यूमैनिज्म वाली अप्रोच को समझना है, तो हमें रोमन एम्पायर की हिस्ट्री को समझना होगा और वहां से बढ़िया बढ़िया पॉइंट लेने होंगे। ये आइडिया था फ्रांचेस्को पेट्रार्क का। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब ये यूनिवर्सिटीज का रिवाइवल क्यों हो रहा है? आखिरकार ऐसा क्या यूनिवर्सिटीज कर रही हैं जो चर्च नहीं कर पाया? तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 14th सेंचुरी के दौर दौर से पहले के टाइम को मिडल एजेस का दौर कहा जाता था। और उस दौर में चर्च जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों को प्रीचिंग क्या करेगा? रिलीजियस टीचिंग्स की प्रीचिंग करेगा। अब एक बात बताइए, क्या हम सारी चीजों को समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस टीचिंग? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अलग अलग चीजों को भी समझना पड़ेगा। तो ये देखिए, दिस एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लाई दैट देयर वाज टू बी लर्न विच रिलीजियस टीचिंग अलोन कुड नॉट गिव। तो ये हमें यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलेगा, जो रिलीजियस टीचिंग से अलावा चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी बातें हमें यूनिवर्सिटीज बताएंगी। दिस वाज द कल्चर विच हिस्टोरियंस इन द 19th सेंचुरी वर टू लेबल ह्यूमैनिज्म। और इसी दौर को हिस्टोरियंस ने ह्यूमैनिज्म कहा है। अब ये ह्यूमैनिज्म क्या है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 15th सेंचुरी तक आते आते एक टर्म का रिवाइवल हुआ जिसका नाम है ह्यूमैनिस्ट। अब ह्यूमैनिस्ट वो लोग होते हैं या फिर वो कम्युनिटी ऑफ पीपल होती है जो आम लोगों को ग्रामर टीच करते हैं, रिटोरिक के बारे में बताते हैं। रिटोरिक होती है द वे ऑफ आर्ग्यूमेंट, या फिर पोट्री के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री और मोरल फिलोसफी के बारे में बताते हैं। अब ये जो चीजें हैं जो लोग बताएंगे आम लोगों को, उनको ह्यूमैनिस्ट बोला जाएगा। और ये जो हम आज ह्यूमैनिटीज जिसके अंदर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये हिस्ट्री ह्यूमैनिटीज का ही तो मेन पार्ट है। तो ह्यूमैनिटीज जो वर्ड है उसका डेरिवेशन अगर हम देखें, ट्रेस ओरिजिन को ट्रेस करें, तो वो लैटिन वर्ड ह्यूमैनिटास से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है कल्चर। और इसको पहली बार इस्तेमाल करा था सिसरो नाम के व्यक्ति ने।
जो कि कंटेम्पररी समकालीन था जूलियस सीजर के। उसके बाद द रिवोल्यूशनरी आइडियाज अट्रैक्टेड अटेंशन इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहली यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, देन बोलोगना जिसके अंदर हम लीगल स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्स और ट्रेड फ्लरिश हो रहा है तो लॉ की जरूरत पड़ेगी, लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, नोटरीज की जरूरत पड़ेगी जो डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। इन तीनों चीजों के अलावा हमने देखा था कि फ्रांचेस्को पेट्रार नाम का आदमी एंटीक्विटी, एंटीक्विटी क्या है, एंटीक्विटी फ्रांचेस्को पेट्रार्क उस टर्म को कह रहा है कि जिसमें हम एंशंट पास्ट को स्टडी करेंगे। किसके एंशंट पास्ट को, रोम के एंशंट पास्ट को। और इसी आइडिया को सपोर्ट किया एक यूनिवर्सिटी ने जिसका नाम था पेट्रार्क यूनिवर्सिटी, उसी के नाम पर पड़ी इस यूनिवर्सिटी का नाम, और ये कहाँ फ्लरिश हुई, फ्लोरेंस के अंदर। अब उसके बाद जो सिटी है, ये देखिए यहाँ से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म। इसमें हमने यूनिवर्सिटी देख लिया, ह्यूमैनिज्म जिसका डेरिवेशन ह्यूमैनिस्ट और ह्यूमैनिटाज, ह्यूमैनिटीज जो टर्म उसका डेरिवेशन ह्यूमैनिटाज से हुआ जिसका मतलब है कल्चर। और फिर ह्यूमैनिस्ट किसे कहते हैं, जो आम लोगों को टीच करेंगे ग्रामर के बारे में, रेटोरिक के बारे में, पोएट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, मोरल फिलोसफी के बारे में, ये सब हमने देख लिया। पर जो एक सिटी है वो सही मायने में अब जानी जाती है उसके लोगों के द्वारा। पैसों से सब कुछ थोड़ी होता है। अब पैसे जो है वो एक इंटीग्रल फैक्टर है किसी सिटी की डेवलपमेंट के अंदर। पर अब ह्यूमैनिटीज के बारे में लोगों ने समझना शुरू कर दिया है तो देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे चेंज हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि सिटी जो है वेल्थ से तो जानी जाती है, पर वेल्थ के अलावा उसके सिटीजन से। अब इसमें एग्जांपल भी दिया है कि क्यों हम कह रहे हैं कि एक सिटी जो है उसके आम लोगों से जानी जाती है, फिर किस तरह के सिटीजन उसके अंदर रह रहे हैं। तो इसने एग्जांपल दिया है कि फ्लोरेंस के अंदर एक बंदा था जिसका नाम है दांते एलिग्री। दांते एलिग्री एक लेमन था, मतलब उसने इतनी पढ़ाई भी नहीं कर रखी थी, वो थोड़ा बहुत समझता था कि भाई क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। पर दांते एलिग्री ने उसके बाद भी रिलीजियस थीम्स को क्वेश्चन किया है, लॉजिकल अप्रोच, रैशनल थिंकिंग पर काम किया है कि भाई अगर तुम ऐसे कह रहे हो कि चर्च जो है ये बोल रहा है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम्हें तुम्हें हेवन नहीं मिलेगा, हेल मिलेगा, तो ये कैसे। दांते ने इन चीजों को क्वेश्चन करना शुरू करा। दूसरा एग्जाम्पल जो मैं फ्लोरेंस के अंदर देखने को मिलता है वो है गियोटो। गियोटो नाम का एक व्यक्ति है, ये जो है एक आर्टिस्ट है और ये किस तरह की पेंटिंग्स करता है, लाइफ पोर्ट्रेट्स को क्रिएट करता है। अब देखिए मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया, अब इन दोनों की वजह से आप जान रहे हो फ्लोरेंस को, ना कि फ्लोरेंस को जान रहे हो उसकी रिसोर्सेज की वजह से। अब फ्लोरेंस को याद किया जाएगा इन दोनों बंदों के काम की वजह से, तभी तो कहा कि सिटी इज नोन बाय इट्स पीपल नॉट ओनली इट्स वेल्थ। उसके बाद हमें इस दौर में रेनेसा मैन, ये देखिए रेनेसा मैन का क्या मतलब है। रेनेसा का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि रीबोर्न या फिर रीबर्थ। अब रेनेसा मैन उस मैन को कहा गया है जो एक से ज्यादा स्किल्स रखता हो, जिसे हम पॉलीमैथ भी बोलते हैं। जैसे एक ही इंसान स्कॉलर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजियन भी है, धर्म का ज्ञाता, आर्टिस्ट भी है। एक ही आदमी जब इतने सारी क्वालिटीज रखता है तो हम उसे रेनेसा मैन बोलेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है द ह्यूमैनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री। ये कुछ ज्यादा इसमें कुछ बताया नहीं है, इसमें बताया है कि मिडल एज इस टर्म किसके लिए इस्तेमाल की गई है, फिर उसके बाद डार्क एज हमें किस एज को बोल रहे हैं, फिर मॉडर्न एज किस एज को बोल रहे हैं। तो मैं आपको समराइज करके बताती हूँ। मिडल एज उस दौर को बोला जा रहा है, ये 1000 सालों का दौर है जिसे कंबाइनली मिडल एज बोला गया। और इस दौर में चर्च का कंट्रोल था हर तरीके से, चर्च जो कहेगा वही पत्थर की लकीर है, कोई साइंटिफिक रिवोल्यूशन नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना, जितना बाइबल के अंदर लिखा है बस वही एक लिमिट है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। ये दौर था मिडल एजिस का, 5th से 14th सेंचुरी वाला दौर। उसके बाद 14th सेंचुरी के बाद हमें रेनेसा देखने को मिलता है जिसमें रिवाइवल हुआ सिटीज का, कल्चरल चेंजेस देखने को मिलते हैं, साइंटिफिक रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। और 15th सेंचुरी के बाद के दौर को ग्रीक या फिर यूरोप की हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। ओके, उसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक है साइंस एंड फिलोसफी एंड द अरब्स कंट्रीब्यूशन। कि यूरोप या फिर मैं अरबिक लैंड की ही बात करूं तो उसके अंदर साइंस और फिलोसफी में क्या 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 चेंजेस हुए और उन चेंजेस को लाने वाले व्यक्ति कौन कौन है, इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे। तो 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ से देखिए, in the 14th century many scholars began to read translated works of Greek writers like Plato and Aristotle। अब बात कुछ ऐसी है कि अरेबिक लैंड में जो अरेबियंस रह रहे हैं उन्होंने ग्रीक स्कॉलर्स के काम को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अरब्स जो हैं उन्होंने प्लेटो, जो कि ग्रीस के रहने वाले एक फिलोसोफर भी हैं, अरिस्टोटल जिसको अरस्तु बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिक्स और बायोलॉजी, ये फादर ऑफ पॉलिटिक्स और बायोलॉजी भी हैं। तो इन दोनों के काम को ट्रांसलेट करा अरेबिक के अंदर, जिससे कई लोगों ने और समझा जो ग्रीक नहीं समझ सकते, अब वो अरेबिक में इनके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और इनके काम को समझेंगे। तो ग्रीस जो है या फिर ग्रीक्स जो है या फिर जो यूरोप के रहने वाले लोग हैं वो इस चीज से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम हमारा काम ट्रांसलेट कर रहे हो तो हम एक काम करते हैं, जो अरेबियन ट्रांसलेशन है
या फिर तुम्हारे द्वारा किए गए हुए जो काम है उनको हम भी ट्रांसलेट करेंगे, ताकि और लोगों में तुम्हारे आइडियाज को भी प्रीच किया जा सके। तो अगर आपको एग्जाम्पल देना हो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि अरेबियंस द्वारा क्या कंट्रीब्यूशन है, किसके प्रति, ग्रीक्स के प्रति, उनकी साइंस और फिलोसफी को आगे बढ़ाने में, तो आपको कहना होगा कि अरब्स जो है उन्होंने ग्रीक स्कॉलर्स के काम को ट्रांसलेट किया है अरेबियन लैंग्वेज में। जैसे प्लेटो का जो काम है उसको उसने ट्रांसलेट करके अरेबियंस ने एक नया नाम दिया अपने एक्सेंट में, जिसको उन्होंने बोला है, क्या बोला है, यहाँ से देखिए, अफलातून। और जो अरिस्टोटल जो है वो अरेबिक ट्रांसलेशन में हमें अरिस्टो देखने को मिलते हैं। उसके बाद जैसे अरेबिक ने ग्रीस के काम को ट्रांसलेट करा है, जैसे एक और एग्जांपल है टोलमीज अल्मागेस्ट। और ये जो अल जो है ये हमें बताता है कि ये ट्रांसलेट किया गया है अरेबियंस द्वारा। वो अली लगाते हैं ना, जैसे वो जो आप क्लास 12th की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि एक उज्बेकिस्तान से एक फॉरेन ट्रैवलर आएगा जिसका नाम है अल बरूनी, तो वो भी अरेबिक में लिखता है अपनी किताब जिसका नाम है किताबुल रियला। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद अब सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो अरेबियंस जो हैं वही ग्रीक के काम को ट्रांसलेट कर रहे हैं, अब ग्रीक्स जो हैं वो भी अरेबिक ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अरेबिक द्वारा जो काम किया गया है ना उसको ग्रीस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जैसे इब्न सीना के जो काम को ट्रांसलेट करके ग्रीस ने कहा एविसेना, एविसेना नाम से अब इनको वो किया गया है, डिनोट किया गया है। अल रजी जो कि अरेबिक थे, ये क्या थे, मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के ऑथर थे। इन्होंने जो कुछ भी किया वो ग्रीस ने ट्रांसलेट करके अपनी ग्रीक ट्रांसलेशन में लिखा है रेजिस नाम से। इब्न रुशद को डिनोट किया गया है एवरोज से लैटिन में, जो कि एक अरब फिलोसोफर थे। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आर्टिस्ट एंड रियलिज्म। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्टिस्ट से यहाँ क्या मतलब है और रियलिज्म ये किस चीज को रियलिस्टिक कह रहा है। तो आर्टिस्ट से पहले हम आर्टिस्ट को समझेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूरोप के अंदर जो फॉर्मल एजुकेशन बढ़ रही है वही जो लोग हैं उनके लोगों के माइंड को शेप कर रही है। नहीं, एजुकेशन से हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमने चैप्टर की शुरुआत में ही देखा था कि फ्लोरेंस, वेनिस और रोम जो है सेंटर ऑफ आर्ट एंड लर्निंग उभर के आ रहे हैं, के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो वहां पर सेंटर ऑफ लर्निंग से ही हम सब कुछ नहीं कह सकते, आर्ट भी तो है। तो आर्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है इन कंपैरिजन टू एजुकेशन। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं कोई चीज लगातार प्रीच करती जा रही हूँ तो ठीक है, वो आपको एक टाइम के बाद याद होगी। पर वही चीज मैं प्रीच करते करते आपको एक आर्ट या फिर एक पेंटिंग के रूप में दिखाते हुए बोल रही हूँ तो वो आपको जल्दी याद होगी। तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि फॉर्मल एजुकेशन ने तो शेप किया ही माइंड्स को, पर उसके अलावा आर्ट, आर्किटेक्चर, और हमने देखा ना कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हो गया। और मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस किसने करा, तो उसका नाम है जोहान्स गुटेनबर्ग। तो ये भी ह्यूमनिस्ट आइडियाज को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो आर्टिस्ट हैं वो बड़े बड़े स्कल्पचर्स बनाएंगे किस दौर में, 14th से 17th सेंचुरी के दौर में। और ये जो आर्टिस्ट हैं ये इंस्पायर हुए पास्ट के वर्क को स्टडी करके। इन्होंने पास्ट में जो रोमन एम्पायर था ना, रोमन एम्पायर की ग्लोरी का तो सबको ही पता है कि रोमन एम्पायर में किस तरह के स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, किस तरह के आर्किटेक्चर्स बनाए जाते थे, किस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के इंस्पायर हुए वहां आज के आर्टिस्ट, रेनेसा दौर के आर्टिस्ट। उन्होंने क्या करा, जो कुछ भी उनको फ्रेगमेंट्स मिलते रोमन एम्पायर के पास्ट पास्ट के जो कुछ भी फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उनको स्टडी करके, उनको कलेक्ट करके, अब वो उसी तरह के आर्टिस्ट, वो उसी तरह के स्कल्पचर्स को बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है डोनाटेलो का, जो कि 1416 में क्या करते हैं, एक्सकवेशन वगैरह में फ्रेगमेंट्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, उनको स्टडी करके लाइफ लाइक स्टैचूज बनाते हैं। अब देखिए चीजें कितनी आगे बढ़ गई। अब रेनेसां के दौर में आर्टिस्ट जो हैं वो यूं नहीं कि उनको कोई भी फ्रेगमेंट मिला उन्होंने उसको देखा कि भाई ठीक है ठीक है ठीक है और बनाना शुरू कर दिया। नहीं, यहाँ तक की बात नहीं रुकी। अब वो क्या कर रहे हैं, वो साइंटिस्ट्स की मदद ले रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे आर्टिस्ट जो है वो साइंटिस्ट क्यों क्यों मदद ले रहे हैं, क्योंकि अब साइंटिस्ट जो है वो उनको बोन्स के बारे में बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी बोन्स हुआ करती थी। तो आर्टिस्ट क्या है, उन बोन्स को ध्यान से देखेंगे और अपनी पेंटिंग या फिर अपने स्कल्पचर में उसी तरह की बोन्स को क्रिएट करेंगे ताकि रियलिस्टिक एक्सप्रेशन मिले उस पेंटिंग या फिर उस कल्चर के अंदर। उसी तरह एक एग्जांपल दिया जो आप 1 मार्कर के लिए याद रख सकते हैं, एंड्रियाज वेसेलियस। एंड्रियाज वेसेलियस ने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि उनको ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे तभी तो बोन्स दिखेगी, और बोन्स जब देखेंगे समझेंगे तभी तो फिर उसको उतार पाएंगे कैनवस पे या फिर स्कल्पचर पे। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ह्यूमन बॉडी को डाइसेक्ट किया, जहां से मॉडर्न फिजियोलॉजी की शुरुआत होती है यूरोप के अंदर से। उसके बाद ये तो हमने आर्टिस्ट्स के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद अब रियलिज्म कैसे, तो किस तरह की पेंटिंग्स बनाई जा रही थी जिससे हमें रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल रहा था। तब जो पेंटर्स जो हैं, अब ध्यान से समझिए,
क्योंकि रोमन एम्पायर का फॉल हो चुका है तो एज सच तो हमारे पास कोई मॉडल नहीं है उस दौर का कि हमने भाई ये स्कल्पचर मिल गया इसको उठा लो, देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एंग्रेविंग देखो, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करो और बना दो, ऐसा कुछ तो हमारे पास है नहीं। पेंटर्स जो है अब क्या कर रहे हैं, अब रियलिज्म लाने के लिए अपनी पेंटिंग्स में जो कुछ भी उनको फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं उनको ही ध्यान से स्टडी करके समझ रहे हैं। और उसके बाद दे फाउंड दैट अ नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री हेल्प देम अंडरस्टैंड पर्सपेक्टिव। अब उन्हें थोड़ा बहुत ज्योमेट्री के बारे में समझ में आना शुरू हो गया है। अब उन्हें ये चीज भी, पेंटिंग जब बनाते जा रहे हैं आज के मतलब 14 से 17 सेंचुरी के दौर के पेंटर्स, अब उन्हें ये चीज भी समझ में आने लगी है कि अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज कर दूं जो कलर्स है उनकी क्वालिटी में, तो हमें 3D व्यू देखने को मिल रहा है इन पेंटिंग्स में, तो क्यों ना और इनको और बढ़िया बनाया जाए। एक तो मुझे कोई चीज 2D में दिखाई जाए और एक 3D में, तो क्लैरिटी तो 3D में मिलेगी ना। तो इस दौर के पेंटर्स जो हैं वो क्या करने लगे, चेंजिंग क्वालिटी ऑफ लाइट देयर पिक्चर्स एक्वायर डायमेंशनल क्वालिटी एंड यूज ऑफ ऑयल कलर्स। जब यू अब आज भी तो ऑयल पेस्टल्स का हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पेंटिंग वगैरह को बनाने के लिए, क्योंकि उससे हमें 3D व्यू देखने को मिलता है। तो अब ये देखिए, thus anatomy, geometry, physics as well as strong sense of what was beautiful gave a new quality to Italian art which was called realism। अब हो गया ना ये realism, तो ये हमारा टॉपिक था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आर्किटेक्चर। अब रेनेसा के दौर में रिवाइवल आर्किटेक्चर के सेंस में कैसे देखने को मिलता है, तो क्योंकि रोमन एम्पायर का फॉल हो गया था, तो रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद भी रेनेसा दौर के जो आर्टिस्ट या फिर आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर्स थे, उनको ये कहा गया पोप्स द्वारा कि तुम्हें वैसा ही आर्किटेक्चर क्रिएट करना होगा जैसा कि पास्ट रोमन एम्पायर में था। तो क्या हुआ, अब हमें रिवाइवल देखने को मिलेगा आर्किटेक्चरल सेंस में। अब यहाँ से देखिए, द सिटी ऑफ रोम रिवाइव्ड इन अ स्पेक्टेकुलर वे इन द 15th सेंचुरी। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो पोप्स या फिर जो अरिस्टोक्रेट रिच फैमिली से थे, उन्होंने हायर करना शुरू किया आर्किटेक्ट्स को या फिर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन या फिर स्किल्ड लेबर को, किस लिए, आर्किटेक्चर बनाने के लिए, वैसे ही आर्किटेक्चर जैसे कि रोमन एम्पायर के अंदर हुआ करते थे। और जब प्रेजेंट के अंदर या फिर रेनेसा के दौर के अंदर पास्ट वाले आर्किटेक्चर को क्रिएट किया गया, तो वहीं से एक न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बन गया जो आज भी चल रहा है, जिसका नाम है क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ रोम। जैसे आज भी आप देखेंगे कि कई घर जो है क्लासिकल आर्किटेक्चर पर बेस्ड होते हैं, तो वो किस दौर से लिया गया है, वो रेनेसा के दौर से लिया गया है। और रेनेसा के अंदर वो आर्किटेक्चर कहाँ से आया, वो रोमन एम्पायर से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद अब इन आर्किटेक्चर को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स का नाम क्या है, या फिर ये क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर या 2 मार्कर में, ये तो वैसे भी आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी याद रखना चाहिए। नेम एनी 2 पर्सन हु हेल्प्ड इन द रिवाइवल ऑफ रोमन आर्किटेक्चर इन द 15th सेंचुरी। तो मैं आपको ये बहुत ढंग से बताऊंगी। तो रोमन एम्पायर को रिवाइव करा जिन आर्किटेक्ट्स ने या फिर जिन पर्सन्स ने, उनका पहला पहला पर्सन है माइकल एंजेलो बुओनारोटी। माइकल एंजेलो बुओनारोटी, ये वाली स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा। तो माइकल एंजेलो बुओनारोटी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 काम किए आर्किटेक्चर की सेंस में। पहला इन्होंने क्या करा, इमोर्टलाइज करा या फिर सीलिंग को डिजाइन किया। किसकी सीलिंग को, एक पोप थे, उनका रेजिडेंस का नाम था, पोप के रेजिडेंस का नाम था सिस्टीन चापेल। उनकी जो सीलिंग थी ऊपर वाली, उसको डिजाइन करा किसने, माइकल एंजेलो बुओनारोटी ने। उसके बाद माइकल एंजेलो ने एक और काम किया, एक स्कल्पचर को क्रिएट करा जिसका नाम है द पीटा। यहाँ पर देखिए, ये जो स्कल्पचर है इसको क्रिएट किसने करा है, माइकल एंजेलो ने। ठीक है, दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है, सेंट पीटर का जो चर्च है उसका डोम को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम भी माइकल एंजेलो ही है। तो माइकल एंजेलो ने क्या क्या करा है आर्किटेक्चर की सेंस में रोमन एम्पायर की, तो पहला सबसे पहला आपको बताना होगा कि जो सीलिंग थी किसकी, पोप की रेजिडेंस की, जिसका रेजिडेंस का नाम था सिस्टन चापेल, उसकी सीलिंग को डिजाइन करने वाले आदमी का नाम है माइकल एंजेलो। उसके बाद जो द पीटा नाम से स्कल्पचर है उसको डिजाइन करने वाला भी माइकल एंजेलो है। तीसरा सेंट पीटर का जो चर्च का जो डोम है उसको डिजाइन करने वाला भी माइकल एंजेलो है। उसके बाद दूसरा पर्सन है फिलिपो। फिलिपो ने क्या करा है, डिजाइन करा है स्पेक्टेकुलर डूमो। ठीक है, ओ फ्लोरेंस। अब ये डूमो क्या है, द डोम ऑफ फ्लोरेंस कैथेड्रल डिजाइन बाय फिलिपो। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। सबसे पहला माइकल एंजेलो, इसके 3 आर्किटेक्चर, और उसके बाद फिलिपो का ये स्पेक्टेकुलर डूमो फ्लोरेंस। उसके बाद आर्किटेक्चर तो ठीक है, पर उसके इसी दौर में हमें जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो ये है कि इन आर्किटेक्चर को बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, अब उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब पहले जो है, रेनेसा के दौर से पहले किसी आर्टिस्ट को सेपरेटली हम नहीं जानते थे कि भाई ठीक है, जैसे आज तो हम कह रहे हैं कि माइकल एंजेलो या फिर फिलिपो ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई, पर रेनेसा के दौर के बाद की बात है ये। रेनेसा के दौर के पहले हम किसी आर्टिस्ट को ऐसे पर्टिकुलरली नहीं जानते थे, हम उसे जानेंगे उस पूरी कम्युनिटी जिसको गिल्ड बोलते हैं,
उससे उसके द्वारा। पर रेनेसा के दौर के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो आर्टिस्ट हैं अब उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। आर्टिस्ट वर नोन इंडिविजुअली बाय नेम, नोट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप और द गिल्ड। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। अब बात कुछ ऐसी है कि ध्यान से समझिए, अगर इटली के अंदर कोई पेंटिंग है या फिर स्कल्पचर है या फिर कोई बिल्डिंग है जिसे किसी ग्रेट आर्टिस्ट ने क्रिएट करा है और मेरे मन में हुई कि भाई मुझे तो उसे देखना है, तो मैं क्या करूंगी, इंडिया से इटली जाऊंगी उसे देखने के लिए, क्योंकि वो स्कल्पचर या फिर वो पेंटिंग या फिर वो बिल्डिंग्स खुद तो मेरे पास चल के नहीं आने वाली, तो मैं उसको देखने के लिए वहां जाऊंगी। पर अगर मुझे वहां का कोई रिटर्न रिकॉर्ड पढ़ना है कि भाई मुझे जानना है कि किसने ये बनाया, फिर रोमन एम्पायर का इतिहास क्या है, तो उसे पढ़ने के लिए मैं इटली थोड़ी जाऊंगी, वो तो रिटर्न रिकॉर्ड में मेरे पास अवेलेबल है। तो ये ही कुछ हुआ। अगर हमें वहां पर उनकी स्कल्पचर को देखना है, बिल्डिंग को देखना है जो ग्रेट आर्टिस्ट आर्टिस्ट ने क्रिएट करे हैं, तो हम वहां तक ट्रेवल करके जाएंगे। पर मुझे क्योंकि बट इन केस ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड बट वाज रिटन इन इटली ट्रेवल टू अदर कंट्रीज। ओके, तो मैं आपको ये समझाने चाह रही हूँ। अब ये रिटर्न, ये जो राइटिंग की कला है, ये यूरोप के अंदर आई कहाँ से? तो इसको अगर हम इसका ओरिजिन ट्रेस करें तो वो है चाइनीज पीपल और मंगोल्स पीपल, क्योंकि चाइना के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम पेपर वाज इन्वेंटेड। और न सिर्फ इतना ही, वो चाइना से चलकर यूरोप आया, क्योंकि यूरोप चाइना से मंगोलियन डिप्लोमेट्स आते थे यूरोप के अंदर और वो उस आर्ट की नॉलेज देते थे यूरोपियंस को। तो ये तो हुआ इसकी ओरिजिन का ट्रेस। उसके बाद ये आपको समझ आ गया। उसके बाद क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कर दिया था जो हांस गुटेनबर्ग ने, तो 1455 के अंदर हमें 150 कॉपीज ऑफ बाइबल वर प्रिंटेड इन द वर्कशॉप। और 150 कॉपीज जितने टाइम में प्रिंट हो रही थी, उतने टाइम में अगर एक मोंक प्रिंट करने बैठेगी तो उसको वो एक कॉपी भी मुश्किल से कर पाएगी प्रिंट बाइबल की। तो ये देखिए आप किस लेवल पर चेंज हो रहा है। अब इस लेवल पर जब प्रिंटिंग होगी तो जाहिर सी बात है डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बिल्कुल घट जाएगा, मतलब सही तरीके से काम करेगा। अब इतने लोगों के पास अगर अवेलेबल रहेगी पढ़ने की सोर्स, तो जाहिर सी बात है रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। लेक्चर नोट्स ही नहीं, अब लोगों को अधिक जानकारी पढ़ने को मिलेगी और नई नई चीजें पता चलेगी। अब प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज कुड क्विकली रीच हंड्रेड्स ऑफ रीडर्स। और यही कारण है कि एल्प्स जो रीजन है इटली का, उसके अंदर 15th सेंचुरी में आइडियाज या फिर ह्यूमैनिस्ट जो कल्चर है वो इतनी तेजी से कैसे डेवलप हो गया, क्योंकि 15th सेंचुरी तक आते आते इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हो चुका था। तो ये था हमारा टॉपिक। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ह्यूमैनिस्ट कल्चर 15th सेंचुरी में जब आ गया तो उससे चेंजेस क्या हुए? उससे चेंजेस ये हुए कि अब जो इंसान है वो जो रिलीजन को पकड़ के बैठा है, उसकी रिलीजन पर पकड़ कम हो गई है और वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ध्यान देने लगा है। मतलब अब वो वेल्थ को इकट्ठा करना, पावर, ग्लोरी, इन सब चीजों पर भी ध्यान देने लगा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो रिलीजन से बिल्कुल हटकर कंप्लीटली इररिलीजियस हो गया। नहीं, रिलीजन अब भी है, पर वेल्थ, पावर, मटेरियल और ग्लोरी को एक्सट्रैक्ट या फिर लेने का इच्छा भी अब आम इंसान के मन में आने लगी है। और ये रिजल्ट है ह्यूमैनिस्ट कल्चर का। अब जैसे एग्जांपल भी दिए हैं, फ्रांचेस्को बारबेरो जिसने अपनी एक पब्लिकेशन की है जिसका नाम पैम्पलेट क्रिएट कराया है, उसमें इसने कहा है कि एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज अ वर्च्यू। धन को इकट्ठा करना बढ़िया चीज है, कोई गलत बात नहीं है। और वही चर्च क्या कहता था कि प्लेजर सीकिंग या फिर वेल्थ एक्युमुलेशन कम्प्लीटली रॉन्ग है। तो देख रहे हैं आप किस तरह से चर्च की बातों को नकारा जा रहा है। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया है लोरेंजो वेला का, जिसने एक पब्लिकेशन लिखी थी जिसका नाम है ओन प्लेजर। उसमें उसने कहा कि हमें इतिहास को बड़ा ही ढंग से समझना होगा ताकि जो आने वाला इंसान है वो अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट कर सके। अब लाइफ परफेक्ट कैसे होगी इतिहास को समझने से? ध्यान से समझिए, अगर पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है किसी पर्टिकुलर कारण की वजह से, अगर मैंने वो पहले ही समझ लिया तो जाहिर सी बात है मैं तो कभी भी उस गलती को नहीं दोहराऊंगी। और ऐसे ही अगर करके हम पूरे पास्ट को समझ ले तो एक इंसान जो है अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं परफेक्ट करेगा, ऐसा मानना था लोरेंजो वेला का। न सिर्फ इतना ही, ह्यूमैनिस्ट कल्चर के आने के बाद अब ठीक है साइंटिफिक चीजें आने लगी, लोगों में जो मटेरियल, वेल्थ, ग्लोरी, पावर को इकट्ठा करने का वो जुनून आने लगा, लाइफ को परफेक्ट करने का जुनून आने लगा। न सिर्फ इतना ही, अब मैनर्स पर भी ध्यान दिया जाने लगा कि भाई किस तरह से एक इंसान को स्पीक करना चाहिए, बोलना चाहिए, किस तरह से उसका पहनावा होना चाहिए, किस तरह की उसको स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए। और अब पर अब आप इसको उल्टे सेंस में मत ले जाना कि ह्यूमैनिज्म है या फिर ह्यूमैनिस्ट कल्चर किसी रीजन में तभी आएगा जब वहां पर वेल्थ होगी, एक इंसान के पास पावर होगी। नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। हाँ ठीक है, ये ह्यूमैनिस्ट कल्चर के सबसेट है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जो ह्यूमैनिज्म है वो कम्प्लीटली रिलाय कर रहा है मनी और वेल्थ के ऊपर या फिर पावर के ऊपर। ये लाइन देखिए,
Humanism also implied that individuals were capable of shaping their own lives from means other than the mere pursuit of power and money. ठीक है, इनके अलावा भी अगर आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं तो ह्यूमैनिस्ट कल्चर के अंडर आप आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, पावर हो, तभी आप ह्यूमैनिज्म कहलाओगे या फिर ह्यूमैनिस्ट कहलाओगे। उसके बाद हमारा अगला बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है द एस्पिरेशन ऑफ विमेन। किसी सोसाइटी के बारे में हमें समझना है तो अगर आप समझ लें कि वहां पर विमेन की क्या कंडीशन थी, आप तो आप पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक सारे एस्पेक्ट को समझ लेंगे। तो अब हम देखेंगे कि रेनेसा के दौर में या फिर रोमन एम्पायर के फॉल के बाद जब रिवाइवल हुआ, उस दौर में भी विमेन की क्या कंडीशन थी यूरोप के अंदर। तो हमने देखा कि आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी या फिर सिटीजनशिप की सेंस आने लगी यूरोप के लोगों के अंदर, पर इस सेंस से एक्सक्लूड कर दिया विमेन को कि भाई विमेन के कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी विमेन को, ऐसा सब कुछ कहा जाने लगा। और जो मैन है वो भी यहाँ पर पैट्रियार्कल इन नेचर है। मैन जो है वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के अंदर, टू बी प्रिसाइज एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के अंदर पैट्रियार्कल रोल प्ले कर रहा है, पब्लिक लाइफ के ऊपर डोमिनेट कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का काम भी मैन कर रहा है। विमेन को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कर दिया गया है हाउस होल्ड कीपर्स की तरह कि भाई उसको घर का काम करना होगा एंड दैट्स ऑल, वही विमेन का काम है। और मैन जो है वो डिसीजन लेगा, डोमिनेट करेगा विमेन की लाइफ और पूरी फैमिली के लाइफ के ऊपर भी। और ध्यान से समझिए, ये बात कर रही हूँ मैं एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज के अंदर विमेन की कंडीशन की। जो मैन जो है, जब विमेन और मैन की शादी होगी तो मैन को जो डोरी मिलेगी विमेन से, अगर वो उसे कम लगती है तो वो क्या करेगा, विमेन को एक्सक्लूड कर देगा अपनी फैमिली से और उसको भेज देगा कन्वेंट्स के अंदर। यहाँ से देखिए, if an adequate dowry could not be arranged, daughters were sent to convents to live the life of nun। देख रहे हैं आपकी पैसे के लिए किस तरह से मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन की तरह ट्रीट करा जा रहा है। न सिर्फ इतना ही, जो डोरी मिलती है उसको बिजनेस अलायंस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि जितनी डोरी उतना बड़ा बिजनेस। पर मर्चेंट फैमिली के अंदर हमें विमेन की कंप्लीटली जो पोजीशन है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। मर्चेंट फैमिलीज के अंदर जो विमेन है वो शॉपकीपर्स का काम करती हुई देखने को मिल रही है। वो अपने हस्बैंड का हाथ बटा रही है शॉप शॉप के अंदर। और अगर इन केस उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो भी विमेन बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हाउ देयर इज अ शार्प कंट्रास्ट इन द लिव्स ऑफ वुमेन लिविंग इन एन एरिस्टोक्रेटिक और इन अ मर्चेंट फैमिली। क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर वुमेन की जो पोजीशन है वो डिग्रेडेड है, मैन जो है पैट्रियार्कल रोल प्ले कर रहा है, वुमेन जो है वो हाउस होल्ड कीपिंग कर रही है। वहीं मर्चेंट फैमिली के अंदर शॉपकीपर्स वर ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइव्स, एंड इन फैमिलीज ऑफ मर्चेंट्स बैंकर्स वाइव्स लुक आफ्टर द बिजनेस। और जब डेथ हो जाती है तो विमेन जो है लार्जर पब्लिक रोल प्ले करेगी। उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं कुछ ऐसी विमेन के जो ह्यूमनिस्ट हैं, मतलब जो स्कॉलर है, मतलब जो पढ़ी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है वेनिशियन कैसेंड्रा फिडेल का। वेनिशियन कैसेंड्रा जो ये फिडेल है, इनका मानना ये है कि जो आज की सोसाइटी में, मतलब आज की सोसाइटी से मेरा मतलब है रेनेसा की दौर की सोसाइटी में क्या आइडियाज आया है, इस आइडियाज को सपोर्ट किया गया है मैन के द्वारा कि जो विमेन है उसको लिमिट कर दिया जाएगा, वो सारे काम नहीं कर सकती जो एक मैन कर सकता है। ये देखिए, she was one of the many Venetian women writer who criticized the republic for creating a highly limited definition of freedom that favor the desire of men over those of women। मतलब जो मैन चाहेगा वही विमेन करेगी और मैन विमेन के बीच में कभी भी बराबरी नहीं हो सकती। और इस आइडिया को क्रिटिसाइज करा है वेनिशियन कैसेंड्रा फिडेल ने। ये तो हुआ पहला एग्जांपल। अब कैसेंड्रा फिडेल के बारे में या फिर कैसेंड्रा फिडेल के बारे में हम पढ़ क्यों रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या खास करा। हम इन्हें ह्यूमैनिस्ट तो बोल रहे हैं पर इनके काम क्या क्या थे। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ये ग्रीक और लैटिन की ज्ञाता थी। न सिर्फ इतना ही, यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ में इन्होंने अपनी स्पीचेस वगैरह भी दी थी, तो इससे पता चलता है कि ये ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर थी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मार्चेसा ऑफ मंटुआ इसाबेले डी एस्टे। अब मार्चेसा का मतलब है नोबल और मैंटुआ जो है इटालियन सिटी है। तो यहाँ की जो नोबल है उनका नाम है इसाबेला डी एस्टे। इन्होंने क्या करा, जब इनके हस्बैंड एब्सेंट रहते थे इनकी स्टेट में तो उनको उस स्टेट को रूल कौन करेगी, ये इसाबेले। तो इससे भी हमें देखने को मिलता है कि अथॉरिटी जो है, पावर जो वो कई बार एक्सरसाइज की जा रही है विमेन के द्वारा भी। ये हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डिबेट्स विद इन द क्रिश्चियनिटी। इस टॉपिक में बेसिकली हम देखेंगे कि इटली का रिवाइवल कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रेड, ट्रैवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स ने इटालियन टाउन्स को आपस में लिंक करा। जैसे ट्रेड कैसे, अब क्योंकि यहाँ पर रोमन एम्पायर या फिर रोम है, रोमन एम्पायर नहीं, इटली के अंदर रोम है, तो रोम कितना फ्लरिश था ट्रेड में वो तो हमें पता ही है। तो ट्रेड होगा रोम के सराउंडिंग में, लोग आपस में ट्रेवल करेंगे वन रीजन टू अनदर रीजन। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, क्योंकि इटली के अंदर हमें कितने बढ़िया बढ़िया आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो लोग उन्हें देखने के लिए आएंगे तो ट्रैवलिंग होगी। उसके बाद अगर कोई रीजन इतना रिच है तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी होगी और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स होंगे, तो हमने देखा ना कि ट्रेड भी हो रहा है।
तो ये सब चीजें इटालियन टाउन्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। और इन सब चीजों को अगर किसी जगह पर ये सारी चीजें हैं, ट्रेड हो रहा है, ट्रैवलिंग हो रही है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हो रहे हैं, किसी जगह के डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे हैं, तो उस जगह के बारे में बाहर के लोग भी जानने में इंटरेस्ट रखेंगे। ये सब हो रहा था। तो इन सब चीजों से ही इटली से एक नया कल्चर शुरू होता है जिसका नाम है न्यू इटालियन कल्चर, जिसको सेम सेम कल्चर को कॉपी करते हैं वो लोग जो वहां पर एजुकेटेड हैं और वेल्दी हैं। और कॉपी करके लिखा हुआ है ना कि द न्यू कल्चर वाज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड बाय एजुकेटेड एंड वेल्दी। ठीक है। उसके बाद 15th से 16th सेंचुरी के शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि कई स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज के अंदर नॉर्थ यूरोप और इटली के अंदर ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे इटली की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रोफेशनल जो स्कॉलर्स हैं वो एडमायर कर रहे हैं ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को, और नॉर्थ यूरोप के अंदर कई सारे मेंबर्स ऑफ चर्च हैं वो एडमायर कर रहे हैं ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को। अब जैसे जो क्रिश्चियंस है वो अब क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। कौन से क्रिश्चियंस? वो नॉर्थ यूरोप के मेंबर्स ऑफ चर्च जो ह्यूमैनिस्ट आइडियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, वो वाले क्रिश्चियंस चर्च को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आम लोगों को कह रहे हैं कि तुम चर्च की बातों को क्यों मान रहे हो, तुम एंशिएंट टेक्स्ट को फॉलो करो ना, उसमें लिखा हुआ है कि ये रिचुअल्स फॉलो करने हैं उन्हें मानो ना, तुम बाद वाले टेक्स्ट को क्यों फॉलो कर रहे हो जिसमें कई चीजें ऐड करी गई है चर्च के द्वारा खुद से ही, बाइबल के अंदर या फिर न्यू टेस्टामेंट के अंदर वो चीजें नहीं लिखी हुई। तो वो ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स आम लोगों को कह रहे हैं कि तुम एंशिएंट टेक्स्ट को फॉलो करो और फिर रिचुअल्स को मानो, बेफालतू में अननेसेसरी रिचुअल्स को मत करो। ये सब बातें हो गई। उसके बाद जो फिलोसोफर्स आए ह्यूमैनिस्ट व्यू के साथ, वो कह रहे हैं कि भगवान जो है उन्होंने पीपल को या फिर ह्यूमंस को फ्रीडम टू लीव हिज लाइफ फ्रीली ये राइट दिया है, क्यों? ताकि वो खुश रह सके, और चर्च ने इसे मॉडिफाई कर दिया है अपने सुविधा अनुसार, तो तुम मत मानो उसे। ये सब बातें हुई। और उसके और ह्यूमैनिस्ट व्यू को रखने वाले हमें कुछ स्कॉलर्स के यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे थॉमस मोर एंड इरास्मस। थॉमस मोर और इरास्मस जो कि नॉर्थ यूरोप के मेंबर ऑफ चर्च थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जो चर्च है उसकी बातों को मत मानो क्योंकि उसने एक्सटोर्शन ऑफ मनी करने के लिए एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर चेंजेस कर दिए हैं ताकि वो धन कमा सके। फॉर एग्जांपल इंडल्जेंसेस। चर्च देखो, चर्च यहाँ पर कितना चालू है। चर्च ने क्या करा, एक इंडल्जेंस का मतलब वो डॉक्यूमेंट होता है जिस पर एक इंसान वो सारी चीजें लिखेगा या फिर वो सारे पाप लिखेगा जो उसने कमिट करे हैं। उसके बाद चर्च जो वहां पर एक स्टैंप लगाएगा और फिर क्या करेगा, उसको एक डब्बे में रख देगा, और फिर उसके बाद उसमें जो जो बातें उसमें लिखी होंगी या फिर जो जो उसने पाप करे होंगे वो सारे पाप उसके धुल जाएंगे। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंडल्जेंस। अब वो फ्री में ये सब नहीं कर रहा चर्च, इसके बदले में चर्च उस आदमी से पैसे लेगा। ये फिर जब ह्यूमैनिस्ट व्यू को रखने वाले वो स्कॉलर्स जब आते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम चर्च इंटेलिजेंस के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लेके पैसे ठग रहे हो, ये बातें लिखी कहाँ गई हुई है, बाइबल में दिखाओ हमें। जब ह्यूमैनिस्ट व्यू को रखने वाले स्कॉलर्स ने बाइबल को ढंग से पढ़ा तो उन्हें एक भी पेज ऐसा नहीं मिला जिसमें ऐसी बातें लिखी गई हो। उसके बाद अब इन्हीं चीजों को जब आम लोगों ने समझना शुरू करा कि जो चर्च जो है वो हमसे पैसे ठग रहा है, तो उन्होंने रिबेलियन करना शुरू कर दिया। इस दौर में यूरोप के अंदर हमें पीजेंट्स के द्वारा रिबेलियन देखने को मिलता है, प्रिंसेस के द्वारा रिबेलियन देखने को मिलता है, आम लोगों के द्वारा रिबेलियन देखने को मिलता है। अब पीजेंट्स क्यों रिबेल कर रहे हैं? क्योंकि जो चर्च है उन्होंने टैक्स इम्पोज कर रखा है पीजेंट्स के ऊपर। जैसे हमने पीछे भी थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था ना, टेथे और टिले थ्री ऑर्डर के अंदर, तो वो पीजेंट उस चीज से परेशान थे, तो उन्हें ये भी पता चल गया कि भाई चर्च तो कोई अथॉरिटी नहीं है, ये कोई जरिया नहीं है जो हमें भगवान तक पहुंचाएगा, ये सब पैसे लूटने का इसका धंधा है। तो पीजेंट ने रिबेलियन शुरू कर दिया। उसके बाद जो प्रिंसेस थे यूरोप के, वो भी परेशान थे चर्च से, क्योंकि वो हर काम में दखल करता था, स्टेट के हर काम में वो इंटरफेरेंस करता था। तो प्रिंसेस तो अब ये सब चल रहा था, तो प्रिंसेस भी इस चीज से इरिटेट थे कि भाई ये तो हमें भी काम नहीं करने देगा, इसको पैसा भी चाहिए, पीजेंट भी इससे परेशान और हमारे भी नाक में इसने दम कर रखा है। तो प्रिंसेस की हेल्प करी ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स ने। उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रिंसेस को बताया कि ये जो तुम्हारे मैटर या फिर स्टेट के जो मैटर में इंटरफेरेंस कर रहा है वो उसके पास राइट ही नहीं है। तो प्रिंस ने कहा कैसे, ये तो मुझे कह रहा है कि बाइबल के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, किंग को भी हमारी बात माननी पड़ेगी। तो स्कॉलर्स ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली लाइन देखिए, दे वर प्लेस्ड व्हेन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द क्लर्जीज क्लेम टू जुडिशियल एंड फिजिकल पावर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि चर्च जो है वो पावर एक्सरसाइज करेगा किंग के ऊपर भी। ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा है जो जिसका नाम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, जो कॉन्स्टेंटाइन रूलर ने लिखी थी, जो कि एक फर्स्ट क्रिश्चियन था रोमन एम्परर के अंदर। तो ये जेन्युइन भी नहीं है, ऐसा कहा ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स ने प्रिंसेस को। तो उन्होंने भी रिबेलियन शुरू कर दिया।
उसके बाद 1517 में हमें एक जर्मन मोंक देखने को मिलते हैं जिनका नाम था मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर ने एक कैंपेन स्टार्ट करा, किसके अगेंस्ट में? कैथोलिक चर्च के। अब कैथोलिक कौन है? कैथोलिक वो लोग हैं जो पुराने चर्च की बातों को मानते हैं, जो पुराने क्लर्जी मैन हैं, जो एक्सटर्शन ऑफ मनी पर बिलीव करते हैं। पर जर्मन मोक मार्टिन ल्यूथर ने इनके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू करा और उस कैंपेन का नाम पड़ा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, जिसमें मार्टिन ल्यूथर ने कहा कि अगर तुम्हें सही में भगवान के पास जाना है तो तुम्हें किसी प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, बस भगवान में फेथ रखो और तुम्हें हेवन की प्राप्ति होगी। ऐसा कहा मार्टिन ल्यूथर ने और एक कैंपेन शुरू करा इसके अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट, जिसका नाम पड़ा प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जर्मनी के अंडर इसको किसने चालू रखा? मार्टिन ल्यूथर खुद ने ही। और स्विट्जरलैंड के अंदर इसको चालू रखा, ल्यूथर्स आइडियाज को चालू रखा किसने? उल्रिक zwingli ने और जीन कैल्विन ने। उसके बाद अब जो ये कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट कैंपेन चला मार्टिन ल्यूथर ने, ये टाउन्स के अंदर भी अपने पीक पर गया, क्योंकि टाउन्स के अंदर इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को सपोर्ट करा मर्चेंट्स ने। पर रूरल एरियाज के अंदर अभी भी कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी बनी हुई है, क्योंकि रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो इतने लिटरेट नहीं है, वो इलिटरेट है, तो कैथोलिक चर्च जो भी उन्हें दिखाता है वो मान जाते हैं। तो अभी भी रूरल एरियाज में हमें कैथोलिक चर्च का ही डोमिनेंस देखने को मिलता है। पर इसी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू रखा नए जर्मन रिफॉर्मर्स ने, या फिर एक और जर्मन रिफॉर्मर्स की कम्युनिटी ने, जिनका नाम था एना बैप्टिस्ट। ये वो कम्युनिटी है जो रेडिकल व्यू रखती है और प्रोटेस्ट के माध्यम से कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को हटाने पर भरोसा रखती है। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए ना, तो तुम्हें क्या करना होगा? हर तरह के सोशल ऑपरेशन को एंड करना होगा। ऐसा मानना था एना बैप्टिस्ट का। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है ना, तो हर तरह के सामाजिक दबाव को हटा दो। और न सिर्फ इतना ही, ये कहते हैं कि भगवान ने हर इंसान को इक्वल बनाया है, तो तुम किस तरह का टैक्स दे रहे हो? टैक्स तो, अगर टैक्स देने का मतलब तो ये है ना कि वो अथॉरिटी हमसे बड़ी है, इस वजह से हम उसे टैक्स दे रहे हैं। पर जब भगवान ने ही हमें इक्वल बनाया तो काहे का टैक्स? ऐसा कहते हैं एना बैप्टिस्ट। पर ये जो व्यू है ये मार्टिन ल्यूथर को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि अगर आम जनता टैक्स ही नहीं देगी किंग को, तो वो एम्पायर सरवाइव कैसे करेगा? ऐसा कहते हुए वो पीजेंट रिबेलियन या फिर एना बैप्टिस्ट की जो मूवमेंट है उनको दबाने की कोशिश करता है। पर रेडिकलिज्म सर्वाइव, एना बैप्टिस्ट सर्वाइव कर जाते हैं और आगे जाके मर्ज कर जाते हैं मार्टिन ल्यूथर के साथ ही, और कहते हैं कि क्यों ना हम दोनों आपस में अगेंस्ट ना होकर अपना कॉमन एजेंडा बनाए और कैथोलिक रूलर्स या फिर कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को हटा दे। और ऐसे ही हमें आगे जाकर देखने को मिलता है। और आखिर में कैथोलिक चर्च परेशान होकर कहता है कि अगर भाई प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जैसी मूवमेंट चालू होगी मार्टिन ल्यूथर के अंडर, जर्मन रिफॉर्मर्स आ गए जो रेडिकल व्यू रखते हैं ना बैप्टिस्ट के नाम से, तो यार क्यों ना मैं ही अपने अंदर कुछ चेंज कर लूं। एक तो मैं अगर मैंने कुछ चेंज नहीं करा तो जाहिर सी बात है कि कैथोलिक चर्च का अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो कम से कम अब मुझे थोड़ी बहुत हार माननी होगी और मैं अपने अंदर ही चेंजेस लाऊंगा। तो कैथोलिक चर्च itself did not escape the impact of these ideas and began to reform itself from within. ओके। उसके बाद स्पेन के अंदर एक पर्सन हुए जिनका नाम था इग्नाटियस लोयोला। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक नई सोसाइटी की फाउंडेशन रखी जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ जीसस। और इस सोसाइटी के अंदर जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स रहे हैं उनको कहा जीसवर्ट्स। और उनका मिशन क्या था, इनका इरादा क्या था? इनका मानना ये था कि हमें पुअर को सर्व करना होगा और अलग अलग धर्मों को जानते हुए उनकी नॉलेज उनसे बातें सीखनी होंगी। ये सोसाइटी ऑफ जीसस का फाउंडेशन था। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं ना कि व्हाट वर द इश्यूज ऑन व्हिच द प्रोटेस्टेंट्स क्रिटिसाइज द कैथोलिक चर्च। तो आप क्या बताएंगे कि भाई उनका जो एक्सटोर्शन ऑफ मनी था वो गलत था। फिर उसके बाद वो इंडलजेंसीज हमने देखा ना कि वो डॉक्यूमेंट लिखवाते थे, फिर उसके बाद टैक्स इम्पोज करते थे, प्रिंसेस के काम में इंटरफेरेंस करते थे, और किसी तरह के हमें प्रीस्ट की जरूरत नहीं है, वो बस उनका पैसे ठगने का जरिया है। ये प्रोटेस्टेंट का मानना था। उसके बाद फिर एना बैप्टिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हमें टैक्स ही नहीं देने। तो ये सारे रीजन थे जो कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करते थे प्रोटेस्टेंट्स। उसके बाद हमारा अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक है कोपरनिकन रेवोल्यूशन। तो कोपरनिकन रेवोल्यूशन जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली तीन नोशन को समझेंगे कि किस तरह क्रिश्चियनिटी और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बीच में हमें एक बड़ी सी दीवार देखने को मिलती है। तो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो क्रिश्चियन जो है वो एक नोशन को सपोर्ट करते हैं जिसका नाम है नोशन ऑफ मैन। और उसमें वो यूं कहते हैं, चर्च या फिर जो क्लर्जी मैन है वो कहते हैं कि जो मैन है वो पापी है, और जो मैन जो है वो पापी है, और उसके पाप के बाद उसको क्या मिलेगा? उसकी मृत्यु के बाद उसको हेल मिलेगा। ठीक है। और अगर उसको हेवन चाहिए तो उसे चर्च के अंदर आना होगा, हमें पैसे देने होंगे ताकि हम उसके सारे पाप धो सके।
पहला नोशन था चर्च का ये, और इस नोशन को अपोज करा साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये कहा, जो हम आगे वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे, कि जो तुम कह रहे हो कि अगर कोई इंसान पाप कर रहा है और फिर वो चर्च के पास आ रहा है तो उसे हेवन मिलेगा, तो हेवन के बारे में तो तुम्हारी बाइबल बता रही है, पर वो हेवन काम कैसे करता है? अब इस तरह की लॉजिकल अप्रोच पर चलने वाले साइंटिस्ट का इमरजेंस हमें देखने को मिलता है। न सिर्फ इतना ही, दूसरा जो व्यू है, क्रिश्चियंस जो है वो कहते थे कि जो अर्थ जो है वो जियोसेंट्रिक या फिर अर्थ सेंट्रिक थ्योरी पर काम करती है। मतलब अर्थ जो है वो सेंटर में है, वो ना तो रोटेट करता है और वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर रहा, सन उसके अराउंड विद अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व कर रहा है, और अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर स्टैटिक है, वो रोटेट भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो इंसान जो है उन्होंने इतने पाप कर दिए हैं कि उनके पापों के बोझ की वजह से अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट भी नहीं कर पा रहा। ऐसा मानना था क्रिश्चियनिटी का या फिर चर्च का। और इसको अपोज करा साइंटिस्ट जैसे कोपरनिकस ने, जोहान्स कैपलर ने और गैलीलियो गैलीली ने अपने कामों में। जैसे जोहान्स कैपलर ने अपने एक व्यू दिया कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री करके, गैलीलियो ने अपना एक पब्लिकेशन लिखी जिसका नाम था द मोशन, और कोपरनिकस ने अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जिसका नाम था डी रिवोल्यूशनी बस में। उसमें उन्होंने कहा कि जो अर्थ जो है वो बीच में नहीं है, बीच में है सन और अर्थ विद दैट ऑफ अदर सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जिसको कहते हैं हीलियोसेंट्रिक व्यू। ये साइंटिस्ट ने दिया, किसके अपोज में? जियोसेंट्रिक व्यू के, जो चर्च ने दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट ने यह तक कह दिया कि जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ओके, उसके बाद आप ये देख लीजिएगा। और जो स्टोरी है वो क्लाइमेक्स पे तो तब पहुंची जब आइजैक न्यूटन केम इनटू पिक्चर। आइजैक न्यूटन ने ये कह दिया कि जो अर्थ है और अदर प्लैनेट्स है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं उन ऑर्बिट्स के अंदर जो इलिप्टिकल फॉर्म में है। अब यहाँ से मैं आपको दोबारा पढ़ाती हूँ। सबसे पहला नोशन, क्रिश्चियन नोशन ऑफ मैन एज अ सिनर, जिसमें क्रिश्चियंस ने कहा कि जो मैन जो है वो पापी है और उसके पाप के बाद उसे हेल मिलेगा, हेवन नहीं। और उसको अपोज करा कोपरनिकस ने, जोहान्स कैपलर ने, गैलीलियो गैलीली ने, और कहा कि वो हेवन काम कैसे करता है ये तो बताओ। उसके बाद दूसरा नोशन जो चर्च ने दिया वो बाइबल के अंदर, वो ये था कि जो अर्थ जो है वो जियोसेंट्रिक थ्योरी पर काम करती है। मतलब अर्थ जो है सोलर सिस्टम के सेंटर में है एंड अदर प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। पर साइंटिस्ट ने कहा कि अर्थ जो है या फिर जो सोलर सिस्टम है वो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पर काम करता है, जिसमें सन बीच में है एंड अदर प्लैनेट्स विद दैट ऑफ अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। उसके बाद जो तीसरा नोशन ये था कि उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तीसरे नोशन में हमें देखने को मिलता है कि जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने अपने अपने काम को पब्लिश करा। जैसे जोहान्स कैपलर ने क्या कहा? जोहान्स कैपलर ने अपने काम को पब्लिश करते हुए उसका नाम पड़ा कैपलर्स कॉस्मोलॉजिकल मिस्ट्री, जिसमें उन्होंने कहा कि जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। गैलीलियो ने द मोशन नाम के काम को पब्लिश करा, और आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताते हुए कहा कि जो सोलर सिस्टम काम कर रहा है या फिर जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से रिवॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरह चर्च के बाइबल को नकार दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रीडिंग द यूनिवर्स। ये पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि गैलीलियो ने क्वेश्चन करा चर्च की बाइबल को, या फिर बाइबल को क्वेश्चन करते हुए कहा कि जो तुम हेवन के बारे में बता रहे हो वो तो ठीक है, वो तो कोई भी बता देगा, पर ये तो बताओ वो हेवन काम कैसे करता है। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अब जो आइडियाज हैं वो बिलीफ के आधार पर नहीं बनाए जा रहे, वो नॉलेज के आधार पर बनाए जा रहे हैं। और इसी दौर में 16th सेंचुरी के दौर में हमें देखने को मिलता है इमरजेंस किस चीज का? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि एक्सपेरिमेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस और ऑब्जर्वेशंस पर डिपेंड थी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हिस्टोरियंस इस एरा को कहते हैं एरा ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, जिसमें इंसान जो है वो अपनी नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा है नेचर को समझने के लिए। उसके बाद consequently in the mind of skeptics and non-believers, God began to replaced by nature as a source of creation। अब जो नॉन बिलीवर्स ऑफ गॉड थे वो कहने लगे कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है वो गॉड नहीं, वो नेचर है। और जो जिनका भरोसा अभी भी थोड़ा बहुत भगवान में था वो कहने लगे कि भगवान ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमारे साथ है। डिस्टेंट गॉड में भरोसा करने लगे कि ठीक है कोई पॉजिटिव एनर्जी होगी, पर वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर है, ऐसा कहने लगे। और ये जो एजुकेशन थी आगे बढ़ने लगी। इस एजुकेशन को और आगे बढ़ाने के लिए साइंटिफिक सोसाइटीज का राइज देखने को मिलता है यूरोप के अंदर, जैसे द पेरिस एकेडमी जो कि स्टैब्लिश हुई 1670 में, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो 1662 में स्टैब्लिश हुई, जो लेक्चर्स देने लगे एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन या फिर ऑब्जर्वेशन पे भरोसा करके आइडियाज, साइंटिफिक आइडियाज को आगे प्रीच करने लगे। ये हमारा टॉपिक था रीडिंग द यूनिवर्स। उसके बाद इस चैप्टर का हमारा आखिरी टॉपिक है वाज देयर अ यूरोपियन रेनेसो इन द 14th सेंचुरी। जो हम कह रहे हैं कि 14th सेंचुरी से लेकर एंड ऑफ 17th सेंचुरी तक रेनेसो का दौर चला है, वो सही मायने में क्या 14th सेंचुरी के बाद से ही शुरू हुआ,
तो हम देखेंगे दो तरह के व्यूज को देखेंगे। एक तो वो व्यूज जो जैकब बर्खार्ड ने दिए थे, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम रेनेसो टर्म को इस्तेमाल किया था और बताया था कि 14th सेंचुरी के बाद अचानक से रेनेसो कैसे शुरू हुआ। दूसरा जैकब बर्खार्ड के व्यूज को आगे अपोज करा पीटर बर्क ने और अपने कुछ अलग व्यूज दिए कि क्यों हम रेनेसो को 14th सेंचुरी के बाद का दौर नहीं कह सकते। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। तो यहाँ से देखिए, recent writers like Peter Burke of England have suggested that Jacob Burckhardt was exaggerating the sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance। ये आर्ग्यूमेंट था जैकब का। अब ध्यान से समझिए, जैकब ने कहा कि 14th सेंचुरी जो पीरियड है वो पॉइंट एक सेंटर पॉइंट का काम करता है। उसके पहले का जो दौर है उसे हम डार्क एज कहेंगे और 14th सेंचुरी के बाद के दौर को हम रेनेसो का दौर कहेंगे। ये आर्गुमेंट जैकब बर्खार्ड ने दिया था। पर पीटर बर्क कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली तुम्हें पॉसिबल लग रहा है कि एक 14th सेंचुरी का पीरियड आया, उससे पहले के दौर को डार्क एज और अचानक से 14th सेंचुरी के बाद हमें इतना तगड़ा रिवाइवल देखने को मिलता है, ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल लग ही नहीं रहा। तो इस तरह पीटर बर्क अपोज करते हैं जैकब बर्खार्ड के इस आर्ग्यूमेंट को। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो जैकब बर्खार्ड देते हैं वो कहते हैं कि रेनेसा के दौर में हमें रीबर्थ पता है किस चीज का देखने को मिलता है? रीबर्थ देखने को मिलता है ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशंस का। अब इसको भी अपोज करेंगे पीटर बर्क और कहेंगे कि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन की मदद से ही हमें रेनेसो नहीं देखने को मिलता, बल्कि ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन से और भी ज्यादा फ्लरिश हमें देखने को मिलता है एशिया वाला रीजन। जैसे द कल्चरल चेंजेस इन यूरोप एट दिस टाइम वाज नॉट शेप्ड ओनली बाय क्लासिकल सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस। जैकब बर्खार्ड ने कहा कि रेनेसा के अंदर रोम और ग्रीस सिविलाइजेशन का रीबर्थ देखने को मिलता है और रोम और ग्रीस के अंदर जो कल्चरल चेंजेस हुए उसी ने इन्फ्लुएंस करा रेनेसा के दौर को। पर पीटर बर्क कहते हैं कि सिर्फ रोम और ग्रीस ही नहीं, बल्कि एशिया के अंदर भी कई तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे थे जो ग्रीस तक आए। जैसे चाइना के अंदर ही तो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, तभी तो वो यूरोप पहुंची। तो हमें वो पॉइंट भी कंसीडर करने होंगे रेनेसा को लाने में, ये कहा पीटर बर्क ने और ये वैलिड भी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हो रहा था, जब हमें इस्लाम का एक्सपेंशन देखा, तभी तो इटालियन सिटीज का रिवाइवल हुआ, क्योंकि इटली जो है वो बीच में पड़ रहा था वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप और अरेबिक लैंड के। तो इनके बीच में जब ट्रेड हो रहा था इटली फ्लरिश कर रहा था। तो अगर अरेबिक लैंड का इमरजेंसी नहीं होता तो ट्रेड कैसे होता, और अगर ट्रेड ही नहीं होता तो रेनेसो कैसा आता? जब इकोनॉमी नहीं होगी तो रीबर्थ कैसा होगा? तो ये पॉइंट भी पीटर बर्क ने दिया जैकब बर्खार्ड के व्यूज को अपोज करते हुए। उसके बाद एक पॉइंट और है जो पीटर बर्क ने ऐड करा। उन्होंने कहा कि जैकब बर्खार्ड बोल रहे हैं कि 14th सेंचुरी के बाद रेनेसो शुरू होता है, क्योंकि 14th सेंचुरी के बाद हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कल्चरल सेंस में। पर पीटर बर्ग कहते हैं कि 14th सेंचुरी से पहले भी हमें इटली के अंदर 12th और 13th सेंचुरी में सेम चेंजेस देखने को मिले जो हमें 14th सेंचुरी के बाद देखने को मिले। तो रेनेसो का दौर तो पहले भी आ चुका, ये बात कही पीटर बर्ग ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि 9th सेंचुरी में हमें सेम आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के अंदर चेंजेस देखने को मिले जो हमें 14th सेंचुरी के बाद देखने को मिले फ्रांस के अंदर। तो ये तो वैलिड नहीं है ना कि 14th सेंचुरी के बाद ही रेनेसो की शुरुआत हुई। तो ये पॉइंट थे पीटर बर्ग के। ओके, उसके बाद और हमें इस दौर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले जो हम इसे रेनेसो बोलने लगे। तो हमें 14th सेंचुरी के बाद प्राइवेट या फिर 14th सेंचुरी के बाद मतलब आज 17th सेंचुरी के आसपास में हमें क्या देखने को मिलता है? प्राइवेट और पब्लिक स्फीयर का इमरजेंस देखने को मिलता है। प्राइवेट स्फीयर से मेरा मतलब है कि हर इंसान जो है उसकी अपनी एक प्राइवेट लाइफ होगी जिसमें उसका एक पर्सनल रिलीजन होगा, उसकी अपनी फैमिली होगी। और पब्लिक स्फीयर में जब कोई इंसान होगा तो वो गवर्नमेंट के अंडर काम करेगा, फॉर्मल रिलीजन को मेंटेन करेगा। अब देख रहे हैं आप किस तरह एक सोसाइटी स्टैब्लिश हो रही है। ये हमें चीज देखने को मिलती है 14th सेंचुरी के बाद। तो एक ये पॉइंट हो गया कि इस वजह से शायद हम इसे रेनेसो बोल रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हम इसे क्यों रेनेसो बोल रहे हैं 14th सेंचुरी के पीरियड को, वो ये है कि यूरोप को पहले आइडेंटिफाई किया जाता था कंप्लीटली या फिर कलेक्टिवली। ये वाला पैराग्राफ देखिए। Another development was that different regions of Europe started to have their separate sense of identity। 14th सेंचुरी के अंदर यूरोप के जो रीजन्स है उनकी खुद की आइडेंटिटी से हम उसे पहचानने लगे। पहले 14th सेंचुरी से पहले हम यूरोप को कलेक्टिवली देखते थे एज अ रोमन एम्पायर, या फिर लैटिन और क्रिश्चियनिटी ने जो मिलकर एक एम्पायर को कंबाइन किया है उसका नाम रोमन एम्पायर है। फिर उसमें हम सेपरेटली किसी जगह को नहीं देख रहे। पर 14th सेंचुरी के बाद हम यूरोप को कलेक्टिवली ना देखकर डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में देखने लगे। क्यों? और आइडेंटिफाई कैसे करने लगे? इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कि भाई यूरोप के अंदर ये वाला जो रीजन है इसकी ये लैंग्वेज होगी, ये वाला रीजन इसकी ये लैंग्वेज होगी। तो एक सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी आने लगी यूरोप के अंदर। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नाउ डिसाइड विच वन इज राइट, जैकब बर्खार्ड और पीटर बर्क। और फिर आप उस बता सक आप अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 14th सेंचुरी के दौर को बाद के दौर को रेनेसो बोलेंगे या नहीं।
अगर आपको पीटरबर्ग के पॉइंट सही लगते हैं तो आप 14th सेंचुरी के बाद के दौर को रेनेसो नहीं कह सकते, क्योंकि उसने कहा ना कि 14th सेंचुरी के बाद जो चेंजेस हुए वो चेंजेस हमें पहले भी देखने को मिलते हैं। और जैकब बर्कार्ड कहते हैं कि हाँ 14th सेंचुरी के बाद का दौर ही रेनेसो है, तो आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।